एक काम करो, अपने राइट हैंड से अपना लेफ्ट बाइसेप पकड़ो, स्क्वीज करो और फील करो कि कितना सॉफ्ट है मसल। अब सोच लो एक स्ट्रोक पेशेंट का यही बाइसेप दिन रात 24 घंटे इतना टाइट रहता है कि उनके हाथ खुल ही नहीं पाता, उंगली सीधी नहीं हो पाती है, हाथ ऊपर नहीं उठता है और स्पून नहीं पकड़ सकते या कपड़े नहीं पहन सकते, अपना खाना खुद नहीं खा सकते। ये है पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी। और आज का क्वेश्चन यही है कि क्या एक सिंपल सी कपिंग जिसमें सिर्फ सक्शन होता है, कोई नीडल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, क्या वो इस स्पास्टिसिटी को रिड्यूस कर सकता है स्ट्रोक पेशेंट्स में? और अगर कर भी सकता है तो कैसे? कहाँ लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? ये क्वेश्चंस मुझे पेशेंट पूछते हैं, काफ़ी थेरेपिस्ट भी। सो ये फिजियो स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और ऑनेस्टली बहुत फिजियोथेरेपिस्ट भी कॉन्फिडेंट नहीं है इसके बारे में। तो आज एक बार हम सब क्लियर कर लेते हैं एविडेंस के साथ। ओके, सो रिसर्च के साथ भी करेंगे और क्लिनिकल लॉजिक के साथ भी करेंगे। पूरा वीडियो देखो और शेयर भी करो, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात भी बताऊंगा जो मैक्सिमम फिजियोस मिस कर देते हैं और वही बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करती है ट्रीटमेंट में भी। तो चलो शुरू करते हैं। कपिंग है क्या चीज़, पहले बेसिक्स करते हैं। अगर आप कपिंग के बारे में नहीं जानते या सिर्फ इतना जानते हो कि एथलीट्स के बैक पर वो राउंड डार्क सर्कल्स दिखते हैं, तो मैं पहले बेसिक्स बता देता हूँ। कपिंग एक एंशिएंट थेरेपी है, 3000 से भी ज़्यादा साल पुरानी। चाइना में, इजिप्ट में, अरेबिया में बेसिकली एक कप जो ग्लास, सिलिकॉन या प्लास्टिक के होते हैं, स्किन पर रखा जाता है उनको, और उसमें नेगेटिव प्रेशर या सक्शन क्रिएट की जाती है, तो वो कप स्किन के ऊपर की तरफ खींचता है। ओके, सो सिंपल सी बात यही है। अब बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं कपिंग के। टाइप 1 ड्राई स्टैटिक कपिंग, कप लगाते हो छोड़ देते हो 5 से 10 मिनट, कोई मूवमेंट नहीं, कप वहीं रहता है। एंड टाइप 2 इज डायनामिक एंड मूविंग कपिंग थेरेपी, कप लगाते हो, जेल या ऑयल लगा के उसे मूवमेंट करते हैं, जैसे मसाज करते हैं बट अपसाइड डाउन। टाइप 3 वेट कपिंग, कप लगा के स्किन में स्मॉल कट्स करते हैं, थोड़ा ब्लड निकलता है। ये ट्रेडिशनल इस्लामिक हिजामा थेरेपी है। और एक चीज क्लियरली बोल देता हूँ, इंडिया में फिजियो प्रैक्टिस में मोस्टली ड्राई और डायनामिक कपिंग ही यूज होती है, बिकॉज हिजामा का इतना एविडेंस नहीं है हमारे पास स्ट्रोक केसेस में। सो वेट कपिंग के यूज कब करना चाहिए और इसके स्पेसिफिक रीजंस मैं आगे बताऊंगा। तो ये क्लियर हुआ कि कपिंग क्या है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रोक में काम कैसे करता है ना? तो इसका साइंस लॉजिक क्या है पीछे? सो स्ट्रोक में कपिंग काम कैसे करता है, द साइंस बिहाइंड इट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फिजियो स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म समझ आएगा तो आप किसी भी पेशेंट को, ये एग्जामिनर को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसलिए केयरफुली सुनना। स्ट्रोक के बाद ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। जब मोटर कॉर्टेक्स या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होती है, उसका एक रिजल्ट होता है स्पास्टिसिटी, मतलब मसल्स कंटिन्यूसली टाइट रहता है, जो कि बाइसेप्स में मैंने बताया, वॉलंटरली रिलैक्स नहीं करते। अब ये स्पास्टिसिटी क्या क्रिएट करता है? तो अपर लिम में एल्बो फ्लेक्शन पोजीशन में रहता है, रिस्ट बेंड रहता है ना, एंड फिंगर्स कर्ल्ड रहती हैं। लोअर लिम में घुटना स्टिफ हो जाता है, पाँव पॉइंटेड नीचे की तरफ हो जाता है, जिसे एक्वाइनस कहते हैं। चलते वक्त पाँव सीधा नहीं पकड़ता। तो कपिंग इस प्लास्टिसिटी पर काम कैसे करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा की 2025 स्टडी में एक्सप्लेन किया कि मैकेनिज्म नंबर 1, क्यूटेनियस और फेशियल स्टिमुलेशन। जब कप स्किन पर सक्शन क्रिएट करता है, स्किन के अंदर जो नर्व फाइबर्स होते हैं, स्पेशली ए, बीटा और सी फाइबर्स, वो एक्टिवेट होते हैं। सिंपल में समझाऊं तो कप एक सेंसरी सिग्नल देता है ब्रेन को। ब्रेन को एक नई इनपुट मिलती है उस एरिया से जो स्ट्रोक के बाद क्विट पड़ जाती है। सो ये सेंसरी इनपुट न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को ट्रिगर करता है, न्यूरॉन्स फायर करता है, न्यू कनेक्शंस बनते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो मिरर थेरेपी में काम करता है। विजुअल इनपुट देते हैं जो ब्रेन को, सो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। कपिंग में सेंसरी इनपुट देते हो, ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। देन मैकेनिज्म नंबर 2, स्पाइनल रिफ्लेक्स मॉड्यूलेशन, स्पास्टिसिटी का एक बड़ा रीजन है। स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, नॉर्मल में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कमांड देता है मसल थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। स्ट्रोक के बाद ये कमांड वीक हो जाती है, सो स्पाइनल कॉर्ड ओवर रिएक्ट करने लगती है, मसल टाइट रह जाते हैं। सो कपिंग का जो सक्शन है स्किन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड में इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं, मतलब कप लगा दो और मसल थोड़ा रिलैक्स करने लगता है। मैकेनिज्म नंबर 3, ब्लड फ्लो इंक्रीज। कप लगाओ तो लोकल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है। एक स्टडी ने नियर इंफ्रारेड सेंसर्स यूज करके प्रूव किया है कपिंग के एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसलाइन से 16 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। 16 टाइम्स। स्ट्रोक के बाद अफेक्टेड लिम्ब में ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी कम होती है, सो कपिंग उस एरिया में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है। टिश्यू हेल्थ इंप्रूव होती है, मसल फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सो मैकेनिज्म नंबर 4, फेशियल डिकम्प्रेशन। स्ट्रोक के बाद पेशेंट एक ही पोजीशन में रहता है, अफेक्टेड साइड यूज ही नहीं होती। फेशिया जो कनेक्टिव टिश्यू है स्टिकी और टाइट हो जाता है। कपिंग उस फेशिया को लिटरली ऊपर खींचता है, रेस्ट्रिक्शंस रिलीज होते हैं,
मसल्स के, और रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव होती है। ओके, सो मैकेनिज्म नंबर 5, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। सो रिसर्च में देखा गया है कि कपिंग के बाद ये इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स हैं सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, जॉइंट पेन कम होता है, स्पेशली हेमिप्लेजिक शोल्डर पेन जो कॉमन होता है स्ट्रोक के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 5 मैकेनिज्म: सेंसरी स्टिमुलेशन, स्पाइनल रिफ्लेक्स मॉड्यूलेशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज, फेशियल डीकम्प्रेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ओके, सो ये सब मिला के स्पास्टिसिटी रिड्यूस करते हैं, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करते हैं, और फंक्शनल रिकवरी सपोर्ट करते हैं। ओके, सो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सब मैकेनिज्म्स तो तब काम करते हैं जब कपिंग कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी के साथ देते हैं, है ना। अकेले कपिंग से कुछ ज्यादा नहीं होगा। कपिंग एक एडजंक्ट थेरेपी है जो एड ऑन होता है। ओके, सो स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नहीं है। ये मुझे रिसर्च में बार बार मिला, और ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी ऑब्जर्वेशन है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी विल सी इज पार्ट 3, विच इज एविडेंस क्या कह रहा है रिसर्च, जो आपको पता होना चाहिए इस बारे में कपिंग के रिगार्डिंग इन स्ट्रोक पेशेंट। सो वो क्या कह रहा है, अब बात करते हैं कि नंबर्स की, क्योंकि ओपिनियन से कुछ नहीं होता, मेन है कि डाटा क्या बोल रहा है। सो हेलियन जर्नल में 2023 में सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था। 8 रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एनालाइज किए थे स्पेसिफिकली अपर लिम्ब पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी के लिए। रिजल्ट्स क्या है, नंबर 1 मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल स्कोर, ये स्पास्टिसिटी मेजर करने के स्टैंडर्ड क्लिनिकल टूल हैं। कपिंग विद रिहेबिलिटेशन ग्रुप में मास स्कोर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप। मेन डिफरेंस था -0.60, पी वैल्यू था लेस देन अराउंड 0.0001। स्टैटिस्टिक्स वाले जानते हैं ये एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। नंबर 2 फलमेयर असेसमेंट स्कोर, ये मोटर फंक्शनल मेजर करता है। कपिंग ग्रुप में एवरेज 4.84 पॉइंट्स इंप्रूवमेंट आया। नंबर 3 बार्थल इंडेक्स स्कोर, ये डेली लिविंग एक्टिविटीज मेजर करता है। 6.38 पॉइंट्स इंप्रूवमेंट आया एवरेज। नंबर 4 IEMG ऑफ बाइसेप्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मतलब बाइसेप मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। स्पास्टिक मसल में ये ओवर एक्टिव होती है ना। सो कपिंग ग्रुप में ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई। अब कोरियन जर्नल ऑफ मेडिसिन का 2021 सिस्टमिक रिव्यू कह रहा है कि कपिंग थेरेपी ने स्ट्रोक सर्वाइवर्स में हेमिप्लेजिक शोल्डर पेन और स्पास्टिसिटी रिस्पॉन्स रेट दोनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट शो की है। ओके, सो और 2025 में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी लातूर से एक केस रिपोर्ट आया था जिसमें एक 54 साल के पेशेंट को स्टैटिक और डायनेमिक कपिंग दोनों दिए गए कन्वेंशनल रिहैब के साथ। सो 8 सेशंस में FMS कोर्स इंप्रूव हुआ है और MAS ग्रेड्स रिड्यूस हुए हैं। सो मतलब स्पास्टिसिटी कम हुई है, मोटर फंक्शन भी इंप्रूव हुई है, और एक ऑनेस्ट बात बोलूंगा जो बहुत लोग नहीं बोलते, ओवरऑल एविडेंस के क्वालिटी लेवल अभी भी मॉडरेट है। ओके, सो मतलब ये थेरेपी प्रॉमिसिंग है, रिजल्ट्स एनकरेजिंग भी है, बट हम इसको बोटॉक्स या बैक्लोफेन की तरह कंक्लूसिवली प्रूवन नहीं कह सकते अभी। इसलिए मैं कहता हूँ कपिंग एविडेंस इन्फॉर्म्ड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है स्ट्रोक में, और इसी बेसिस पर यूज करो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ कन्वेंशनल रिहैब के एडिशन में। ओके, सो वी हैव टू जस्ट एड ऑन, ओके, नॉट लाइक प्रॉपरली यूज इट एज अ ट्रीटमेंट ओनली। सो स्ट्रोक के बाद कब करना चाहिए हमें कपिंग थेरेपी, ये भी बहुत मैटर करता है फिजियोस के लिए। ये वो पार्ट है जहाँ मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है। ओके, सो पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं कि डॉक्टर अभी से कपिंग स्टार्ट कर सकते हैं या कब करना है, और ऑनेस्ट आंसर यही है कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है हर ट्रीटमेंट को लेकर। सो स्ट्रोक के बाद 3 फेजेस होते हैं ना। तो फेज 1 एक्यूट फेज 0 से 3 मंथ्स तक। इस फेज में ब्रेन अभी भी अनस्टेबल है, इन्फ्लामेशन एक्टिव है, ब्लड ब्रेन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, पेशेंट मेडिकली स्टिल वल्नरेबल है। इस फेज में कपिंग, स्पेशली वेट कपिंग, बिल्कुल अवॉइड ही करो तो बेटर है। ड्राई कपिंग भी इस फेज में रूटीन यूज के लिए रिकमेंड नहीं है, इसलिए नहीं कि कपिंग गलत है, बल्कि इसलिए कि ये फेज रिकवरी की फाउंडेशन है 0 to 3 मंथ्स, और उससे डिस्टर्ब मत करो। फेज 2 जो सब एक्यूट फेज है 3 मंथ्स to 6 मंथ्स के बीच, यहाँ से कपिंग कॉशियसली स्टार्ट कर सकते हैं। पेशेंट मेडिकली स्टेबल हो गया होगा, स्पास्टिसिटी डेवलप हो चुकी होगी या हो रही होगी, फंक्शनल डेफिशिएंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस फेज में ड्राई स्टैटिक कपिंग कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी के साथ केयरफुली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर 1 सेशन यू कैन सी स्टार्ट विद द शॉर्ट ड्यूरेशन 5 मिनट स्टैटिक होल्ड से स्टार्ट करो, स्किन रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करो, पेशेंट का टॉलरेंस एसेस करो। फेज 3 क्रॉनिक फेज है जो 6 मंथ्स के बाद होता है, तो ये बेस्ट फेज है कपिंग के लिए। पेशेंट स्टेबल है, स्पास्टिसिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है, फिजियोथेरेपी प्लेटो पर आ सकती है। इस फेज में कपिंग स्टैटिक और डायनामिक दोनों एक वैल्यूएबल एडिशन बन सकता है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में।
स्पेशली उन पेशेंट्स में जहाँ कन्वेंशनल थेरेपी से प्रोग्रेस स्लो हो गई हो, है ना। सो सिंपल रूल याद करो, एक्यूट में अवॉइड ही करो, सब एक्यूट में कॉशियस स्टार्ट करो, क्रोनिक में गुड टू गो विद प्रोटोकॉल एंड एड-ऑन्स विद अदर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। ओके, एग्जैक्ट प्लेसमेंट गाइड कप्स की कहाँ पे होनी चाहिए, बहुत से फिजियोस भी इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते होंगे। तो बात करते हैं कि प्लेसमेंट एग्जैक्टली करनी क्या है। ये वो प्रैक्टिकल पार्ट है जो फिजियो स्टूडेंट्स और क्लिनिशियंस के सबसे ज़्यादा काम आएगा। 5 मेन साइट्स, साइट 1 बाइसेप्स ब्रेक के स्पेशली बेली ऑफ द मसल पर, एल्बो फ्लेक्सर स्पास्टिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। बाइसेप जब ओवर टाइट होता है, हाथ बेंड रहता है, कप यहाँ लगाना चाहिए। इनहिबिटरी सेंसरी सिग्नल ब्रेन तक जाता है, मसल रिलैक्स होने लगता है। साइड 2 रिस्ट फ्लेक्सर्स, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फोरम के एंटीरियर पार्ट पर। रिस्ट जो बेंड रहती है स्ट्रोक पेशेंट्स में, उसकी स्पेसिसिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट साइट है। एंड साइट नंबर 3 प्रोनेटर टेरिस, एल्बो के जस्ट बिलो मीडियल साइड, फोरम जो प्रोनेशन में स्टक रहता है, मतलब पाम फ्लोर की तरफ, उसके लिए ये साइड सही है। साइड 4 पेक्टोरलिस मेजर, चेस्ट के अपर पार्ट पर, शोल्डर के अंदर की तरफ रोटेट जब रहता है तब। ओके, सो स्कैपुलर प्रोटेक्शन उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। साइड 4 अपर ट्रेपेजियस, नेक और शोल्डर के बीच, शोल्डर जो ऊपर की तरफ श्रग हो जाता है, स्कैपुलर एलिवेशन उसके लिए। सो लोअर लिम में दो मेन साइड्स हैं। साइड 1 इज हैमस्ट्रिंग ऑब्वियसली, पोस्टीरियर थाई पर, नी फ्लेक्शन स्पासिटी के लिए। साइड 2 गैस्ट्रोनेमियस, ओके, सो काफ मसल, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी, मतलब पाँव का टो डाउन पोजीशन, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, कप हमेशा मसल बेली पर लगाओ। ओके, सो जॉइंट पर इनडायरेक्ट मत लगाओ, बोनी प्रोमिनेंसेस पर भी मत लगाओ। सेंसरी इम्पेयरमेंट वाले एरिया में एक्स्ट्रा केयरफुल रहो, क्योंकि पेशेंट पेन फील नहीं कर सकता और ओवर सक्शन से स्किन डैमेज हो सकती है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंसरी बहुत ही मेन रोल है उस कपिंग के लिए। सो एग्जैक्टली कैसे करना है, इसके लिए हमें कपिंग में यूज़ कैसे करना है कपिंग को। सो स्टेप बाय स्टेप एक बार प्रोटोकॉल भी समझ लेते हैं जो रिसर्च में यूज़ हुआ और क्लिनिकली इफेक्टिव पाया गया। स्टेप 1 पेशेंट असेसमेंट, सेशन से पहले स्किन चेक करो, मेन तो है ना, कोई रेडनेस, वुंड या इन्फेक्शन तो नहीं है। ब्लड प्रेशर चेक करो पेशेंट का, अगर बीपी अनकंट्रोल्ड है आज सेशन मत करो। पेशेंट की मेडिकेशंस रिव्यू करो, बैक्लोफेन या एंटी स्पास्टिसिटी मेडिकेशन पर है कि नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पेशेंट एक्सक्लूड किए गए थे, तो इनका कपिंग केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा। ब्लड थिनर्स पर है कि नहीं वो देखो, एंटीकोगुलेंट्स पर है कि नहीं, तो वेट कपिंग बिल्कुल नहीं करना है, ड्राई कपिंग भी कॉशियसली करना है। स्टेप 2 पोजिशनिंग, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखो। अपर लिम के लिए पेशेंट कैन बी सीटेड या साइड लाइन, अफेक्टेड साइड एक्सेसिबल होनी चाहिए, मसल रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। फोर्स स्ट्रेच में मत लगाओ कप। ओके, स्किन प्रिपरेशन कैसे करना है, एरिया क्लीन करो पहले ड्राई कपिंग के लिए, स्किन ड्राई होनी चाहिए। देन डायनेमिक कपिंग के लिए कपिंग जेल या कोकोनट ऑयल लगा दो, दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट। ओके, सो स्टेप 4 इज कप सेलेक्शन, मीडियम साइज कप्स यूज करो फॉर अपर लिम। सिलिकॉन कप्स इजीएस्ट हैं फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स, क्योंकि प्रेशर मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। ग्लास कप्स विद पंप ऑल्सो गुड, अवॉइड वेरी हाई सक्शन, मॉडरेट कंफर्टेबल प्रेशर, पेशेंट को फील होना चाहिए, स्लाइड पुल, पेन नहीं होना चाहिए। ओके, स्टेप 5 इज स्पास्टिक कपिंग एप्लीकेशन, कप लगाओ, मॉडरेट सक्शन यूज करो 5 से 10 मिनट्स तक, टाइमर सेट रखो, स्किन ऑब्जर्व करते रहो। लाइट पिंक टू रेड कलर नॉर्मल है, पर्पल या डार्क ब्रूइजिंग इसका मतलब सक्शन ज़्यादा है, तो रिलीज करो स्लोली स्लोली। स्टेप 6 डायनामिक कपिंग, सेम साइड्स पर जेल अप्लाई करो, कप लगाओ विद लाइट सक्शन, स्लोली मसल के अलग मूव करो, 10 to 12 स्ट्रोक पर मसल। देन डायरेक्शन प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, मतलब शोल्डर से हाथ की तरफ, हिप से पाँव की तरफ, प्रेशर फर्म बट कंफर्टेबल, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। सो स्टेप 7 इज पोस्ट कपिंग प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग मिस करते हैं। कप रिमूव करने के इमीडिएटली बाद कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी शुरू करो। ओके, स्ट्रेचिंग करो मसल्स की, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवाओ पेशेंट को, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग करो, क्योंकि कपिंग के बाद मसल टेम्पररी रिलैक्स हो जाता है। सो ये विंडो को यूज़ करना है हमें मूवमेंट प्रैक्टिस करने के लिए। ये वो चीज़ है जो मैक्सिमम बेनिफिट देती है आफ्टर कपिंग। सो कपिंग के आइसोलेटेड यूज से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कपिंग के तुरंत बाद फिजियोथेरेपी जो करवाएंगे, जो एड ऑन कर रहे हैं हम, ये कॉम्बिनेशन रिसर्च में वर्क कर रहा है। प्रोटोकॉल समरी, frequency 2 sessions per week, duration 4 weeks, total sessions 8। okay, so each session 5 to 10 minutes static plus 10 to 12 strokes dynamic, हमेशा कन्वेंशनल फिजियो के साथ। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कब बिल्कुल मत करो, कॉन्ट्रडिक्शंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि कब हमें कपिंग बिल्कुल करना ही नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर बाकी सब भूल भी जाओ तो चलेगा, बट ये मत भूलना, क्योंकि कपिंग रॉन्ग पेशेंट्स में देने से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नंबर वन, हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक दो टाइप्स के होते हैं ना, तो इस्टमिक जहाँ क्लॉट से ब्लॉकेज होती है, हेमरेजिक जहाँ ब्लड वेसल फट जाती है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। सो हेमरेजिक स्ट्रोक में वेट कपिंग कभी भी नहीं करना है, जीरो टॉलरेंस। ओके, सो ब्लीडिंग पहले से है ब्रेन में ऑलरेडी, और आप कटिंग बेस्ड थेरेपी दोगे, ऑब्वियसली वो तो मैंने स्टार्टिंग मना की थी, वेट कपिंग तो करना ही नहीं है। ओके, चाहे वो हेमरेजिक है, चाहे वो एक्यूट है, कोई भी है। सो कंसल्ट न्यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट उसके लिए। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन नंबर टू है एक्यूट फेस, पहले 3 मंथ्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बारे में। ब्रेन अभी अनस्टेबल है, मत करो 3 मंथ्स में स्टार्टिंग। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन नंबर थ्री, स्किन इश्यूज एट साइट, कोई सेंसेशन या वूंड या इन्फेक्शन या रैशेस है तो वहाँ पे कप लगाना इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, तो स्किन डैमेज हो सकती है, बिल्कुल अवॉइड करो उस टाइम पे। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राइंडिकेशन नंबर फोर है हाइपरटेंशन, बीपी 160 100 के ऊपर है, सेशन मत करो आज। सो पहले बीपी कंट्रोल करो। कपिंग टेम्परली सर्कुलेशन अफेक्ट करता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में ये रिस्की है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन नंबर फाइव, एंटी कोएगुलेटरी मेडिकेशंस अगर चल रहे हैं, पेशेंट वारफरिन पर है या हाई डोज एस्पिरिन पर या ब्लड थिनर्स हैं, वेट कपिंग एब्सोल्युटली नहीं करना है, ड्राई कपिंग भी लाइट प्रेशर ओनली। स्ट्रॉन्ग ब्रूइजिंग कैन अकर इजीली, डिस्कस द ट्रीटमेंट विद द फिजिशियन फर्स्ट। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑन नंबर सिक्स, सिवियर सेंसरी लॉस, बहुत कॉमन सिनेरियो है स्ट्रोक में। तो पेशेंट का अफेक्टेड साइड जो भी है कंप्लीटली नम रहता है, कोई सेंसेशन नहीं होती है कभी कभी। तो इस केसेस में पेशेंट आपको बता ही नहीं पाएगा कि कब टाइट है या कब फ्री है, कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा, कि स्किन बर्निंग फील हो रही है नहीं हो रही है। आप रेगुलरली चेक करते रहो, हमेशा विजुअल मॉनिटरिंग करो या करो ही मत अगर आपको लग रहा है। लाइट प्रेशर रखो, 5 मिनट से ज़्यादा मत छोड़ो। स्ट्रॉन्ग काउंटर इंडिकेशन नंबर सेवन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस सस्पेशन। लोअर लिम में डीवीटी का रिस्क होता है स्ट्रोक पेशेंट्स में। अगर पेशेंट का लोअर लिम स्वोलन है, रेड है, वॉर्म है, डीवीटी सस्पेक्टेड है, तो वहाँ पे कपिंग मत करो। ओके, सो क्लॉट डिसलॉज होने का रिस्क है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन नंबर एट, फीवर और एक्टिव इलनेस। पेशेंट को फीवर है तो इन्फेक्शन चल रहा है अगर, या पोस्टपोन कर दो सेशन को। ओके, सो बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। रिलेटिव क्वेश्चन, फ्रेजाइल और एल्डरली स्किन। ओके, सो बहुत ओल्ड पेशेंट्स में स्किन थिन होती है, कप मार्क्स डार्क हो जाते हैं हाई डोज एस्पिरिन पर या ब्लड थिनर्स हैं, वेट कपिंग एब्सोल्युटली नहीं करना है, ड्राई कपिंग भी लाइट प्रेशर ओनली। स्ट्रॉन्ग ब्रूइजिंग कैन अकर इजीली, डिस्कस द ट्रीटमेंट विद द फिजिशियन फर्स्ट। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑन नंबर सिक्स, सिवियर सेंसरी लॉस, बहुत कॉमन सिनेरियो है स्ट्रोक में। तो पेशेंट का अफेक्टेड साइड जो भी है कंप्लीटली नम रहता है, कोई सेंसेशन नहीं होती है कभी कभी। तो इस केसेस में पेशेंट आपको बता ही नहीं पाएगा कि कब टाइट है या कब फ्री है, कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा, कि स्किन बर्निंग फील हो रही है नहीं हो रही है। आप रेगुलरली चेक करते रहो, हमेशा विजुअल मॉनिटरिंग करो या करो ही मत अगर आपको लग रहा है। लाइट प्रेशर रखो, 5 मिनट से ज़्यादा मत छोड़ो। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन नंबर सेवन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस सस्पेशन। लोअर लिम में डीवीटी का रिस्क होता है स्ट्रोक पेशेंट्स में। अगर पेशेंट का लोअर लिम स्वोलन है, रेड है, वॉर्म है, डीवीटी सस्पेक्टेड है, तो वहाँ पे कपिंग मत करो। ओके, सो क्लॉट डिसलॉज होने का रिस्क है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन नंबर एट, फीवर और एक्टिव इलनेस। पेशेंट को फीवर है तो इन्फेक्शन चल रहा है अगर, या पोस्टपोन कर दो सेशन को। ओके, सो बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। रिलेटिव क्वेश्चन, फ्रेजाइल और एल्डरली स्किन। ओके, सो बहुत ओल्ड पेशेंट्स में स्किन थिन होती है, कप मार्क्स डार्क हो जाते हैं, उसमें भी मत करो। शॉर्ट ड्यूरेशन, मॉनिटर क्लोजली। तो ये ऑल कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक सिंपल चेकलिस्ट याद कर लो। HHSABS, H हेमरेजिक स्ट्रोक, नो। H हाई बीपी अनकंट्रोल्ड, नो। S स्किन इश्यूज एट साइट, देन नो। A anticoagulants, बी केयरफुल या नो। बी ब्लीडिंग टेंडेंसी, नो वेट कपिंग। एस सेंसरी लॉस, उसमें तो आपको याद ही रखना है कि नहीं करना है सेंसरी लॉस में, अगर पूरा ही लॉस है तो। ओके, पेशेंट फैमिलीज को क्या पता होना चाहिए?
जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है घर पे पेशेंट अपने किसी क्लोज फैमिली मेम्बर के लिए, ये सेक्शन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके घर में स्ट्रोक पेशेंट है और आप कपिंग के बारे में सोच रहे हो। सबसे पहली बात, कपिंग खुद घर पर मत करो, ओके। सीरियसली, यूट्यूब वीडियोस देखकर कपिंग लगाना रॉन्ग डिसीजन। एक स्ट्रोक पेशेंट पर डेंजरस हो सकता है, ओके। स्किन डैमेज हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बीपी स्पाइक हो सकता है। रॉन्ग साइड लगाओगे तो बेनिफिट कुछ नहीं होगा। ये एक ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट का ही काम है। दूसरी बात, कपिंग आपके पेशेंट के लिए राइट चॉइस है भी कि नहीं, ये असेस करना ज़रूरी है पहले। तो हेमरेजिक स्ट्रोक है, एंटीकोएगुलेंट्स चल रहे हैं, स्किन इश्यूज हैं, या फिर बीपी अनकंट्रोल्ड है, तो कपिंग सूट नहीं करेगा ऑब्वियसली। तीसरी बात, कपिंग की कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है ना। जो फिजियोथेरेपिस्ट कपिंग के साथ स्ट्रेचिंग करवाते हैं और अदर एक्सरसाइजेस, एक्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं, वो रिजल्ट देता है, ना कि घर पे करवाने से। जो सिर्फ कप लगा के छोड़ देंगे वो रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट सेलेक्ट करते वक्त पूछो कि कप लगाने के बाद आप क्या करेंगे, क्या करवाएंगे, और अदर एक्सरसाइजेस जो भी रहेंगे वो कौन कौन सी होंगी, तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, वो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, बात करो। कपिंग स्पास्टिसिटी को कम्प्लीटली क्योर करेगा नहीं करेगा, ये एक कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, ओके। सो अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट कपिंग यूज़ करते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। वो कॉम्प्रिहेंसिवली अप्रोच कर रहा है, बट मैजिकल रिजल्ट्स की उम्मीद मत रखो, कंसिस्टेंट थेरेपी रखो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर स्ट्रोक। सो ये वीडियो मैंने शुरू किया था एक मैसेज के साथ, एक टाइट बाइसेप, एक पेशेंट जो हाथ बैंड रख रहा है, अपने कपड़े नहीं पहन सकता, स्पून नहीं पकड़ सकता, अपनी फैमिली को हग नहीं कर सकता। कपिंग एक कप है प्लास्टिक या ग्लास का, कोई मैजिक नहीं है इसमें, ओके। कोई क्योर नहीं है इसमें, बट जब साथ में पेशेंट पर सही टाइम पर, सही साइट पर, सही लोकेशन पर, विद थेरेपिस्ट के हाथों से, कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी के साथ जब वो यूज़ होती है, तो ये मसल को एक सिग्नल देता है, फेशिया को ब्रीथ करने देता है प्रॉपरली, ब्रेन को एक नई सेंसरी इनपुट मिलती है। एंड समटाइम्स बस इतने से वो टाइट बाइसेप थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जो नॉर्मली नहीं हो सकता था, है ना। और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आने लगती है। ये छोटा लगता है आउटसाइडर्स को, बट उस पेशेंट के लिए ये इंडिपेंडेंस है, ये डिग्निटी है। सो फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई टूल्स नहीं है, कपिंग उनमें से एक है। एविडेंस बेस्ड, सेफ व्हेन डन करेक्टली, इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद थेरेपी। यूज इट वाइसली, यूज इट करेक्टली, और कभी भी यूज करो, पेशेंट को सेंटर में रखो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। जो भी कोई स्ट्रोक पेशेंट्स है या फिजियो है उनके साथ शेयर करो, अपने कलीग से शेयर करो। सो सब जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट रहेगा तो मैं उसको प्रॉपर्ली रिप्लाई करूँगा। और आपको कोई प्रॉब्लम है स्ट्रोक के रिगार्डिंग, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बायो में लिंक है, सब्सक्राइब करके आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।